क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म और एक यूनिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे भाई और कोई है ही नहीं, है ना। तो मेरे भाई स्वागत करते हैं हमारे और आपके सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का थ्योरम, इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर फिजिक्स, फॉर सभी सब्जेक्ट ले कह सकते हैं, फॉर ऑल सब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का थ्योरम। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ही ये आपका टॉपिक है। बट लेकिन मेरे भाई, अगर आपके पास कोई रेफरेंस की किताब हुई तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस का थ्योरम ये लगभग अलग ही चला जाता है। अलग चला जाने का मतलब जो है, उस मेरे कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम की अगर हम चर्चा करने की आपसे कोशिश करें तो ये दूसरे चैप्टर्स में आ जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे क्या होता है फ्लक्स और क्या होता है गॉस का थ्योरम और कैसे आया, पूरा फील करके पढ़ेंगे। अगर आप बहुत कमजोर हो, बहुत बेसिक समझना चाहते हो, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मजा आएगा, आराम से देखिएगा, बहुत सुकून से समझ में भी आ जाएगा, ये दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। कोई आपसे बोलेगा ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो तुम फटाफट से उसको बता दोगे, इस बात की गारंटी है। सभी को रूबी, उत्तम, दिनेश, स्टडी विथ एएस, कुणाल, सभी को भैया नमस्कार और मोस्ट वेलकम टू आवर फैमिली। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी हर उस बच्चे तक इस सेशन को शेयर करना जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथ हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और इतिहास लिखना चाहते हैं। मेरे भाई बात करेंगे पहले फ्लक्स की, नहीं इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर का पार्ट है ये, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ही। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फ्लक्स समझने में थोड़ी सी कठिनाई नहीं होगी मेरे भाई, ये बात आप मान के चलिए, बहुत कठिन से मान के चलिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से, समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो चीजें हैं। एक तो है मेरे भाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और दूसरा है मेरे भाई फ्लक्स। तो सबसे पहले आप समझिए कि फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक तो आप समझते आ रहे हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज, हम चार्ज के ही बारे में बात करें। जब भी आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक कभी आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चार्ज की चर्चा कर रहे हैं, चार्ज के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये टॉपिक टोटल कंसेप्ट पे है ना, क्योंकि मैं कंसेप्ट पहले बता देता हूं, फिर उससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल तब करवाता हूं, और फिर न्यूमेरिकल की अलग से पूरे चैप्टर की क्लास लेके आता हूं आपके लिए। तो दोनों तरीके से आप मजबूत होंगे, बस क्लास को ईमानदारी से देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि अगर आप ये देखते हो कि कोई पाइप है, पाइप में पानी बहता है, मतलब ये तो सभी लोग जानते हैं कि पाइप में ही तो सर पानी बहेगा और कहां बहेगा। तो रेट का मतलब होता है टाइम से, रेट का मतलब होता है टाइम से, मतलब पर सेकंड किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी एरिया जितना हमारा लिक्विड यानी कि फ्लो हो जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे मेरे भाई, फ्लक्स कहेंगे। जैसे पाइप में पानी बहती है। अब आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी कि ये जो पानी बहना है ये दो बात पर डिपेंड करेगी बेसिक में। अगर ये पानी का फ्लो हो रहा है, इधर हम कहने भैया फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लक्स। में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो लिक्विड का फ्लो है वो दो बात पे बेसिक डिपेंड करेगा। पहला ये कि जो लिक्विड है हमारा जिसका फ्लो हो रहा है, पहला तो एरिया कितना है, और एरिया जितना ज्यादा होगा फ्लूइड आपका उतना ज्यादा बहेगा। आपने नॉर्मल बहुत बचपन में बर्नौली का कंसेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी ऐसे जान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी गाड़ी वाड़ी धोते हैं, सभी कार अपनी धोते हैं, और कोई ठीक है आयन बेटा, क्लास रेगुलर चलेगी, बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, क्लास आपकी रेगुलर चलती रहेगी। नॉर्मल हम देखते हैं कि हम गाड़ी वाड़ी धोते हैं तो पाइप से धोते हैं, तो हम पानी अगर दूर दूर तक पहुंचाना होता है तो हम इसका एरिया कम कर देते हैं, जिसपे प्रेशर ज्यादा लगता है और पानी बहुत दूर तक जाता है। ये नॉर्मली सभी को पता है। तो नॉर्मल हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता चलेगी, ये जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है ये एक तो बात करेगी डिपेंड एरिया पे, और दूसरा है मेरे भाई कि इस
फ्लूइड का, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इसकी रफ्तार कितनी होगी। नॉर्मल समझने वाली बात है। और अथवा या फिर हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्लक्स ऑफ फ्लूइड। यानी कि अगर एक सेकंड में जितना ज्यादा इस एरिया से, इस वॉल्यूम से हमारा फ्लो पास हो जाएगा, फ्लूइड पास हो जाएगा, उसे हम नॉर्मल कह देंगे, फ्लक्स कहेंगे, फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड। किसका फ्लूइड कहेंगे, किसका फ्लक्स कहेंगे, फ्लूइड का। और आराम से समझिए, पहले आराम से समझिए, क्योंकि ये टोटल अभी समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि बाद में आपके दिमाग में फ्लक्स को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, और होगा भी नहीं, है ना। इस वजह से हम स्पेशल पहले फ्लक्स पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, दैट इज। दूसरी चीज है कि जो फ्लूइड फ्लो हो रही है वो दो बात पर डिपेंड करेगी, एक तो मेरे भाई एरिया कितना है, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये ठीक उसी प्रकार है कि जैसे एक बंद कमरा है, आप सोच लो, बहुत आराम से सोचो, और एक उसमें खिड़की लगा हुआ है, मतलब बहुत आराम से नॉर्मल समझ सकते हो। एक कमरा बंद है, उसमें खिड़की लगा हुआ है, और हवा को अंदर आना है आपके कमरे में। तो हवा आने की दो डिपेंडेंसी है, पहली भैया खिड़की ज्यादा बड़ा होगा, एरिया खिड़की का ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा हवा आएगी, और दूसरा क्या है कि खिड़की बहुत भारी है, बैठे हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, मई जून का महीना चल रहा है, पता लग कि भैया हवा ही नहीं चल रही है, हवा की रफ्तार ही नहीं है बिल्कुल, तो क्या हवा आपके कमरे में आएगी, पॉसिबल है नहीं। अगर होगा तो आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। मैं फिर से कह रहा हूं, आराम से समझिए, सुकून से समझिए। जो फ्लूइड पास हो रही है, जो हवा आपके घर में आ रही है बंद कमरे में, वो खिड़की ज्यादा खुली होगी, ज्यादा बड़ी होगी, हवा एक बात उस पर आ जाएगी, और या तो रफ्तार बहुत तेज है तब आएगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। यही मैं कहना चाह रहा था यहां फ्लक्स के बारे में कि भैया फ्लक्स आखिर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो सर एक बात मुझे बतलाइए, फ्लक्स तो आपने बता दिया, और एरिया, और उसी एरिया को हमने यहां पे नाम दिया एक एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है समझ लीजिए, क्योंकि फ्लक्स में दोनों चीज चाहिए होंगी, एक तो फ्लक्स, एक तो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है भैया? नहीं क्लियर तो और क्लियर कर देते हैं कि जैसे मान लो हमारा ये हथेली है, इसका एरिया वेक्टर आपसे पूछे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे पूछे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमारे गाल पे पूछे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस बॉटल पे इसके सरफेस पूछे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहां पे पूछे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि अगर कोई सरफेस है उसके परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर फॉर अ प्लेन सरफेस इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसका एरिया और मैग्नीट्यूड। इफ यस इज द एरिया ऑफ द सरफेस एंड यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर। तो बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे से। अब आपको ये बात यहां पे समझ में आएगी कि अब हमने हेडिंग डलवाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जो मैं फ्लक्स बता रहा था वो सिर्फ फ्लक्स के बारे में थी, अब आप डालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? और मैंने जो कहानी आपको फ्लक्स से रिलेटेड समझाई, ये दो बात पे डिपेंड करी, वो मैंने क्यों समझाई वो भी बताएंगे। हाँ भैया अनसिंग क्यों नहीं कराएंगे, कराएंगे पक्का। एग्जाम में थ्योरी आएगी कि न्यूमेरिकल ज्यादा? बेटा इस सेट के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं होता, किसी सेट में थ्योरी ज्यादा, किसी सेट में न्यूमेरिकल, और एक सेट में पेपर बनना नहीं, 7-8 सेट में पेपर बनना होता है आपका, 7-8 सेट में बनता ही बनता है। आपके सेट में आपके झोली में कौन सा आ रहा है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे चाहे जो आ जाए सब कर लूंगा, न्यूमेरिकल भी कर लूंगा, डेरिवेशन किशन सर से पढ़ रहा हूँ सब कर लूंगा, और कर ले जाओगे।
बस ईमानदारी से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास की नोटिफिकेशन आपके ठीक टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल डालेंगे, टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि क्लास कब आएगी, कितने बजे आएगी, कोई क्लास कभी नहीं जाएगी, उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर वहीं मिलेगा आपको। होप सो कि ये बात क्लियर हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर मान लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे पास हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास हो रही है एंगल थीटा पे, ऐसे पास हो रही है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर डीए परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसे। हम ऐसे नहीं दिखा सकते, हमने ऐसे दिखा दिया। दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थीटा एंगल पर ये पास हो रही हैं। इसको भी समझने के लिए बहुत आराम से प्रेम पूर्वक समझा देते हैं कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, कोई कंडक्टिंग सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर थीटा एंगल पर है, किस पर, थीटा एंगल पे, तो एक है एरिया वेक्टर, एक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं, जो हमने आपको कहानी बताई, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये तो रही नॉर्मल डेफिनेशन, कैम टू द रियलिटी, कैम टू द रियलिटी, रील्स वर्सेस रियलिटी, रियलिटी रील्स, रियलिटी रील्स, ये समझिए आप, रील्स वर्सेस रियल। बात ये है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना, आप ये कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से समझिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर कह सकते हैं पासिंग थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती हैं। अगर जहां पे चार्ज होगा, उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होगा, और वो फील्ड इमेजिनरी होता है। अगर उस हम फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर ले, यानी कि हमें नंबर्स ऑफ पता चल जाए कितनी नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस हैं, यानी कि एक्चुअल कितना है, तो उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे फ्लक्स दो बात पे डिपेंड कर रही थी कि अगर कोई पाइप में पानी बह रहा है तो वो दो बात पे डिपेंड करेगी, एक तो पानी की रफ्तार कितनी है, इंटेंसिटी, और एक उसका एरिया कितना है। बड़ा पाइप ज्यादा पानी, छोटा पाइप कम पानी, सीधी बात है। ऐसे ही फ्लक्स जो है वो भी दो बात पर डिपेंड करेगी, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है इंटेंसिटी, और दूसरी एरिया वेक्टर। सेम प्रोसेस, कहानी थोड़ी थोड़ी इंटरलिंक्ड हो रही है, नहीं हो रही तो जरा सुनो। यहां पर लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे शून्य बनाओ, इसको काट दो, फाई, इसको हम पढ़ते हैं फाई, वैसे टेक्निकली हम इसको फाई पढ़ते हैं। आइए इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। अब हमने कहा कि जो फ्लक्स होगा वो आपका दो बात पर डिपेंड करेगा, एक तो भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया वेक्टर। और हमने अगर यह कह दिया कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चूंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो आपका कॉस थीटा आता है। और इसके और कई सारे केसेस हो सकते हैं। हमने ई और एरिया वेक्टर ही क्यों लिया, क्योंकि हमने आपको बता दिया जो फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों में पहले मैंने डेफिनेशन में मेजर डिफरेंस बताया थोड़ा सा क्या हो सकता है। पहले मैंने आपको फ्लक्स बताया कि फ्लक्स क्या होता है और फ्लक्स हमारा किन किन बात पर डिपेंड कर सकती है। उसके बाद अगर हमने एरिया का नाम लिया तो यहां पे एरिया डायरेक्शन सहित लेंगे, विथ डायरेक्शन लेंगे, इस वजह से एरिया वेक्टर होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, क्योंकि फ्लक्स क्या है मेरे भाई, इंटेंसिटी भी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ भाई, आयन करा देंगे।
ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, सब हो जाएगा। बस पढ़िए ईमानदारी से। आपकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी क्लासेस नंबर ऑफ बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, होप कि इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। चलिए इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कई स्पेशल केसेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अभी हमने ये 2 मिनट पहले कहा, आपसे बहुत प्रेम पूर्वक कहा है और अभी भी कह ही रहा हूं मैं। एरिया वेक्टर रिपीट अगेन। एरिया जो वेक्टर होता है, जैसे आपका कोई किसी सरफेस होगा, ठीक है, कह रहा कोई अगर प्लेन सरफेस है, जैसे ये हमारा प्लेन सरफेस है, सपोज दैट, मान लो ये हमारा प्लेन सरफेस है बोर्ड, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो हम मार्कर लिए हैं आपके साइड, आपके पास कॉपी होगी आपकी, उसके पेज होंगे, उसको अगर आप प्लेन सरफेस मान रहे हो, उसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप अपने बुक को फोल्ड करके रख लो, एरिया वेक्टर पूछे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आप 2-3 बातों को बड़े आराम से सुकून से समझ जाइए, जो भी समझ रहे हो कि भैया एरिया वेक्टर को हमें जो लेना था, एरिया वेक्टर चूंकि डिपेंड करता है फ्लक्स पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ किसकी? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। इस प्लेन सरफेस से, ये हमारे पास क्या है भाई? प्लेन सरफेस। डन है। भक्ति शॉर्ट्स क्या हो गया भाई? इतना काहे धर के पार दे रहे हो? अब स्क्रीन शॉट ले सकते हो। क्लियर है इतना? सर सीयूटी कोर्स, अरे बस करो बस करो बस करो, बाकी बच्चों को भी देखने दो भाई। चले भैया इसके आगे। चले इसके आगे। क्लियर है? सभी लोग जो देख रहे हैं भैया, इसको सभी लोग लाइक भी कर देंगे, है ना, वो भी जरूरी है आपके लिए। चलिए लाओ 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 कोर्स लाओ सर, कोर्स लाओ, ठीक है। आइए फर्क से रिलेटेड 1-2 बात और क्लियर कर लीजिए। इफ हम ये कह दें, अगर हम पहला केस ये कह दें कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारा ये थीटा एंगल पे था, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस था, इसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारा सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड E इंटू डी ए। ठीक है, याद रखेंगे फाई बराबर EDA। और अगर 90 डिग्री पे हो जाए, यानी कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे पास हो रही हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसको तो टच ही नहीं कर पाएगी, ये सीधा निकल जाएगी। तो अगर 90 डिग्री होगी तो फ्लक्स विल बी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इस वजह से फ्लक्स विल बी 0। कब होगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब ऐसा केस होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो 2 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जो आपके पेपर में आ सकती हैं, पहला है एक SI यूनिट और दूसरा है डायमेंशन फार्मूला। और ये मैं इसके लिए नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग उसके SI यूनिट और दोनों आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चले, होप सो कि ये क्लियर होगा। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिए, हम लिखें फाई इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी ए होता है।
अच्छा, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि E इक्वल टू होता है F अपॉन में क्यू नॉट, बराबर बात है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक है। एरिया क्या क्या हो जाएगा? मीटर के स्क्वायर। तो यहां से हमारी जो यूनिट मिलेगी ई की क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर। न्यूटन मीटर के स्क्वायर अपॉन में कूलम, इसका यूनिट हो गया। फिलहाल के लिए ये यूनिट मान लीजिए, आगे इसकी और भी यूनिट होती हैं, अभी जरूरत पड़ने पे हम इस चीज को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करूँ? यस, हाँ बेटा अयान भाई आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल बेझिझक आराम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने यूनिट तो लिख दिया, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन फार्मूला के। अब फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है mLT की पावर में माइनस में 2। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है, इसको याद कर लो क्योंकि हर फार्मूले में इसकी जरूरत आपको लगभग पड़ जाया करेगी। कूलम्स क्या होता है? कूलम्स चार्ज की यूनिट है और Q इक्वल टू होता है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से करंट का एम्पियर हो जाएगा कैपिटल में A और टाइम का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे भाई? 80। क्या आ जाएगी मेरे भाई? 80। ठीक है, कूलम्स का क्या हो जाएगा मेरे भाई? A इंटू टी, 80 हो जाएगा। और मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? L2। डन है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? mL3 की पावर में माइनस में 2 अपॉन में 80। ये इससे जुड़ गया। फाइनल जो हमारा डायमेंशन फार्मूला आएगा ए ऊपर चला जाएगा, बस इतनी सी बात है। mL3 A की पावर में माइनस में 1 और T की पावर एक प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, T की पावर हो जाएगी माइनस में 3। mL3 T की पावर में mL3 A की पावर में माइनस 1 और T की पावर में माइनस में 3 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला आ जाएगा फाइनली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और उसके डेफिनेशन की और उसके फार्मूले की और इसके यूनिट की। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। यहां नोट करने के बाद हम बात करते हैं बेटा गॉस थ्योरम। अब आप गॉस थ्योरम समझेंगे आपको बहुत ही मजा देगा। गॉस ने क्या काम किया? जैसे क्या होता है कि हम लोग की मम्मी का बक्सा है, बंद है। इन्होंने एक एजम्पशंस लिया, एक कंसिडर किया, एक परिकल्पना की। इन्होंने, इनका ये मानना था कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, सरफेस कैसा भी हो, अगर क्लोज है तो गॉसियन सरफेस माना जाएगा। और फिजिक्स में अगर आप ये देखेंगे क्लास 12th में, तो जितने भी क्लोज सरफेस हैं, तो कूलम्ब ने बेसिकली क्लोज सरफेस की ही चर्चा की। क्लोज सरफेस खुले में सब चर्चा करते हैं, इन्होंने कहा राव हम बंद कमरे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नहीं आयन भाई सर मैं आप पे सर छोड़ के पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। हाँ बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई करेगा, नालायक कहेगा। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा है इन अ वैक्यूम और एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। देखिए हमेशा सरफेस सिर्फ मत लिखना, क्लोज सरफेस होगा। फाई इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। इनका कहने का तात्पर्य था, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके भीतर चाहे जितने चार्ज रखे हो, 1 4 2 4 3 4 चाहे जितने चार्ज रखे हो, इससे जो फ्लक्स पास होगा, यानी कि हमें कोई अगर एरिया वेक्टर ए कंसीडर कर लें, तो इस एरिया वेक्टर से जो फ्लक्स पास होगा इसमें जितना चार्ज होगा टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। हालांकि ये अभी आपको थियोरेटिकल दिख रही है, इन मैथमेटिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन्होंने कहा फाई इक्वल टू टोटल चार्ज का मतलब है सम ऑफ चार्ज, समय संगत चिन्ह लगा देते हैं साइन, मतलब सम ऑफ Q1 Q2 प्लस Q3 जितनी हो Q1 तक, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इसी को ऐसे कह सकते हैं Q1 चार्ज हो, Q2 चार्ज हो, Q3 चार्ज हो,
SF2C1 Q1 चार्ज हो अपॉन में सब किसके इक्वल हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। यही गॉस का थ्योरम था, यही गॉस का कहना था, यही गॉस का मानना था। ठीक है, क्लियर है भैया, यहां तक सबको क्लियर है? सर आप ऐप पर सर आप पर डेली क्लास होता है या यूट्यूब पर इतना ही चलता है, प्लीज बताएं सर। नहीं, ऐप पे एप्लीकेशन पे जो भी क्लासेस होंगी बेटा वो आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, डेली होंगी, पर डे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, हाँ नालायक बोल के डिमोटिवेट करते हैं। अच्छा चलिए, चलिए चलिए समझिए यहां से। इन्होंने कहा, गॉस ने कहा कि जो टोटल फ्लक्स है अगर हम किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को रख दी, जैसे ये ठीक उसी प्रकार है, इसको एक प्रैक्टिकली अगर थोड़ा बहुत आप हमेशा याद रखें इस चीज को समझने की, जैसे एक बॉल हो गई, बॉल में आप छोटी सी लाइट डाल दीजिए छेद करके, फुटबॉल वाली बड़ी वाली बॉल लीजिए, बंद है चारों तरफ से, उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए, उसमें एक कोई टॉर्च डाल दीजिए। आप कभी नहीं देखा है कि टॉर्च की रोशनी जाती हुई आपको दिखाई देती एकदम पत्ते से, जितना जितना भाई आपने छेद किया उतना ही तो जाएगा। नॉर्मल आप देखते हैं कि जैसे घर वर है बंद है तो उसमें से अगर कोई हल्का सा खुला हुआ है तो वहां से सूर्य की रोशनी हल्का सा आपको दिखाई देती है आती हुई। इन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और कोई क्लोज सरफेस है तो चार्ज है, तो चार्ज की क्या होगी, फील्ड होगी। नॉर्मल देखिए सीक्वेंस यही कहता है और यूनिवर्स पूरी यही कहती है कि भैया अगर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज की होगी मेरे भाई फील्ड, और फील्ड अगर चार्ज की फील्ड होगी तो फील्ड्स की लाइन होगी, चूंकि ये इमेजिनरी लाइन है, और यही फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर ले तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। चार्ज का है, चार्ज का ही तो फील्ड होता है, और फील्ड की फील्ड लाइंस होगी इमेजिनरी लाइन, और इसी फील्ड लाइंस को हम अगर कैलकुलेट कर ले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। सिंपल प्रोसेस है। क्लियर है इतनी बात? सर मैं सीबीएसई से यूपी बोर्ड में शिफ्ट किया हूँ और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बताएं कि जेईई फिजिक्स का सिलेबस में सेम है? एक ही है, एक ही है। एनसीईआरटी हर जगह चल रही बेटा, लैंग्वेज बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मत परेशान हो कि तुम यूपी बोर्ड में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो भैया वही बात थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर अगर हम कोई चार्ज रख दिए तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज का, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा फ्लक्स इक्वल टू फाई बराबर होता है ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फाई लिख लो भैया, फाई इक्वल टू और ई इंटू डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। चलिए, अब लोग पीछा तो छोड़े नहीं गॉस का, तो भैया आप प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, चलिए साबित करते हैं
कि क्या गॉस की एजम्पशन सही थी। क्या गॉस का ये कहना था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है हमारे पास इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, चलिए उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है ऐसा, मैंने जानबूझ के बताया थोड़ा अच्छा लगे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसकी रेडियस क्या होगी r मान लो डिस्टेंस पे। हमने यहाँ पे एक एरिया वेक्टर एज्यूम कर लिया और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा हमने, ठीक है। चलो तुम्हारी बात ये मान लेते हैं। हमने यहाँ पे एक चार्ज रख लिया, हमने कहा कि एक चार्ज है और इस चार्ज से फ्लक्स तो पास होगा, नॉर्मल बात है, इस चार्ज से फ्लक्स तो पास होगा, ये बात तो तय है, ठीक है, मान लिया। और अगर ये सरफेस क्लोज्ड है तो इसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। ऐसे जितने भी सरफेस अगर क्लोज हैं तो उसे हम गॉसियन सरफेस कह देंगे। क्या कहते हैं भैया? गॉसियन सरफेस कह देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे, धीरे से देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तनी मुनी देखते हैं, है ना। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। हमने कहा कि भैया चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है तो चार्ज से फ्लक्स पास होगा, यानी कि चार्ज से फील्ड लाइंस पास होगी। तो हम नॉर्मल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर ए। नॉर्मल कह देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है, एरिया वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर डी ए। तो फाई बराबर क्या होगा भैया? दो बात पे डिपेंड करेगी, फाई बराबर हो जाएगी ई इंटू डी ए। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर इसके अंदर चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा और ई और डी ए के बीच में यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो फाई बराबर अगर आप ई डी ए कॉस थीटा करते तो कॉस 0 की वैल्यू वैसे भी 1 आ जाती। तो इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया भैया? फर्स्ट मान लिया। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस एरिया वेक्टर ए डी। हम ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कह दिया कि भैया हमारे पास एक क्लोज सरफेस था, क्लोज सरफेस के डी ए एक वेक्टर से पास होने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द डी ए वेक्टर एरिया। और ये सरफेस कैसा हमारा? गॉसियन सरफेस है। सर वीकली शेड्यूल अपलोड कीजिए सभी सब्जेक्ट का प्लीज। अच्छा बेटा, देखो जैसे वेडनेसडे है तो वेडनेसडे का आपका फिजिक्स फिक्स है, ऐसे ही इसके बाद जो भी क्लासेस आती रहेंगी 1 डे बिफोर लग जाएगा और हम लोग करते रहेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा, ये तो रहा भैया इस एरिया वेक्टर से। अगर हमने कहा कि फ्लक्स पूरे एरिया से कितना पास होगा तो टोटल एरिया के लिए भैया फ्लक्स विल भी क्या हो जाएगा? फाई बराबर टोटल ई इंटू क्या कर लेंगे? डी ए। तो यहां से ई कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा अंदर? एरिया वेक्टर डी ए कर लिया, ठीक है। अब नॉर्मल ये कैसा है? स्फेरिकल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की तो हमें प्रूफ करनी है ना सर। आई एम आल्सो द जी एस्पिरेंट फ्रॉम यूपी बोर्ड इंग्लिश। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल बात है कि आप ये सोचिए कि अगर कहीं चार्ज है तो उस चार्ज का क्या होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नॉर्मल बात है, कैजुअल बात है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज का फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हम इस पॉइंट पर चर्चा करने की कोशिश करें, इस पॉइंट को भी मान लें, तो हम नॉर्मल कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड मान लिया। नॉर्मल आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सुकून की भांति ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई। देखो चीजें साफ है, आपका स्क्रीन पर दिख रही हैं, जहां जहां ई है वहां पे इस चीज को पटक सकते हैं। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसका फार्मूला है, पॉइंट चार्ज। और एक बात और, ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इसको पढ़ भी चुके हैं। हमारे पास टोटल एरिया आ गया डी ए वेक्टर एरिया ए। यहां से टोटल एरिया, इसका मतलब क्या है, एज वी नो दैट टोटल एरिया का मतलब है मेरे भैया ए। क्या होगा भैया एरिया स्क्वायर का भैया 4πr का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जहाँ एरिया है वहाँ क्या लिख लेंगे, 4πr का स्क्वायर। 1/4πε0 हो जाएगा, Q अपॉन में R का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4πr का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन में ε0। एक चार्ज थी तो Q अपॉन ε0। यही तो गॉस का थ्योरम है कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, यही तो उसने बताया था। ठीक है बेटा, अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। भैया गॉस के थ्योरम में प्रूफ करनी थी, हमने एक क्लोज सरफेस की एजम्पशंस करी, परिकल्पना करी, और उसके अंदर एक चार्ज रख दिया, एक एरिया वेक्टर हमने कहा इससे फील्ड लाइन पास होंगी। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस विद एरिया वेक्टर dA, तो फाई इक्वल टू EDA हो गया, इससे फ्लक्स पास होने वाला फाई बराबर EDA। ये फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फाई बराबर इंटू DA करिए। हमने कहा कि भैया पूरी एरिया कितना होगा, अब पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेशन ये लगा देते हैं, ये वाला चिन्ह, टोटल एरिया ई कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन करते समय बाहर हो गया, सिर्फ हमारे पास ये बचा। अब ये एरिया हमें निकालना, तो इस एरिया का वैल्यू कितना पूरे हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर हो गया। इतनी भाई बात क्लियर थी। अब यहां से मेरे भाई फाई बराबर इस ई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए, या फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक दी, 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर हो गया। एरिया वेक्टर इसकी वैल्यू 4πr स्क्वायर रख दिया। अब ये 4π स्क्वायर रख दिया यहाँ पे इसके प्लेस पे, 4 से 4 पाई से पाई R स्क्वायर, ये हेंस प्रूव दैट। और ये साबित हो गया कि गॉस का थ्योरम आखिर में क्या है। सबको क्लियर है, एक स्वर में बोलिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये आपकी बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर। क्लियर है भाई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे, है ना, जो जरूरी है। तो गॉस के थ्योरम प्रूफ हो गई, है ना। अब इसके बाद मेरे भाई आती है, गॉस के थ्योरम की प्रूविंग के बाद आती है, इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, आसमित सिंह, अच्छा भाई, ठीक है। आई होप सो कि ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, बेसिक में आज हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस थ्योरम को बताया आपको। इसके बाद का जो टॉपिक होगा मेरे भाई वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद की क्लास या फिर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो, हाँ सर ये प्रॉब्लम है। इसकी पीडीएफ आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और सभी लोग पढ़ते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार और सपोर्ट इस किशन सर को, जिसको आपने किशन सर बनाया,
बनाए रखिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।